नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार के पलायन की स्थिति पर। बिहार एक ऐसा प्रांत जो प्राचीन काल में जो है शिक्षा की केंद्र हुआ करती थी, जहां पर अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग यहां पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब दूसरे क्षेत्रों से बिहार पलायन करके आते थे। मगध साम्राज्य जब पताका फहरा रहा था पूरे देश भर में, तो उस समय भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजी रोजगार को लेकर के इस मगध साम्राज्य में आते थे कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है रोजी रोजगार मिलेगा, चाहे वो सैनिक की नौकरी करना पड़े, चाहे किसी अन्य व्यापार करना पड़े, चाहे व्यापार को लेकर के व्यापार का भी अच्छा फलता फूलता यह केंद्र बिंदु रहा है। पता नहीं उसके बाद प्राचीन काल के बाद इस बिहार को किसकी नज़र लगी कि जो है यह वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज बिहार के लगभग आधी आबादी लोग बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसी पर बात हम लोग करेंगे। और इसके निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, नेताओं के द्वारा इसको कैसे भुनाया जाता है अपने चुनाव आने पर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिहार से जो पलायन की स्थिति है, बिहार की लगभग जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 12 करोड़ है, 12.5 करोड़ अभी वर्तमान में। और लगभग आप कह सकते हैं पूरे देश की जनसंख्या का 9-10% बिहार की जनसंख्या, कम नहीं होता है। देश जब आज़ाद हुआ उस समय की स्थिति अगर देखिएगा, 1951 से 1961 के दशक में बिहार में से जो दूसरे क्षेत्रों में जो पलायन रहा वो 4% मात्र रहा। 4% लोग ही बिहार के पलायन किए। और जो है 2011 और 21 के दशक की बात करें तो इसमें जो है पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग पलायन करते हैं उसको अगर आधार बनाए तो बिहार दूसरा प्रांत है, दूसरे नंबर का राज्य है जहां से लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं। पहले नंबर पर यूपी है, स्वाभाविक है, यूपी की जनसंख्या भी अधिक है। और बिहार से करीब 1.5 करोड़ लोग हर वर्ष पलायन कर रहे हैं। पलायन के अनेकों रूप हैं, अलग अलग रूप है। कोई रोजी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई व्यापार के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई पर्यटन के लिए कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। ये अलग अलग रूप हैं तो सारे के सारे पलायन। कोई अच्छी इनकम कमाने के लिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है किन्हीं का, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, तो ये तो हो रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई है ना ये नहीं है। ज्यादातर पलायन जो हो रहा है बिहार से वो आपके मिथिला, कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों से हो रहा है। और अभी भी आजादी के 70-75 साल होने के बाद भी सबसे दयनीय स्थिति इन्हीं क्षेत्रों का है, सीमांचल, कोसी और मिथिला का। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब बहुत ही दयनीय स्थिति है। साल में 4-5 महीना तो ये तो बाढ़ के प्रकोप ही झेलती रहती है यह क्षेत्र। बाकी के कुछ महीने बचते हैं तो कुछ जो है उसमें भी क्या जो है कुछ खेती कार्य करने के लिए काम समय मिलता है, लेकिन अपना खुद के ज़्यादातर आबादी के पास उतनी खेती ही नहीं है कि वो सालों वर्ष उस पर खेती कर सके, ज़्यादातर टाइम उस पर लगा सके और अच्छा से अच्छा इनकम कमा सके। इसलिए मजबूर है लोग पलायन करने के लिए। पलायन करने में जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं तो 60% लोग जो है रोजगार के लिए कर रहे हैं। जितना भी बिहार के लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष, 1.5-2 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष पलायन कर रहे हैं बिहार से। 2 करोड़, 1.5 करोड़ तो हम बताएंगे सिर्फ रोजगार के लिए, बाकी शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के ये सब भी है। तो 2 करोड़ मान के चलिए लगभग प्रत्येक वर्ष पलायन हो रहे हैं। तो ये इसमें से 60% जो लोग हैं पलायन करने वालों में से, कुल पलायन में से 60% जो लोग हैं वो सिर्फ रोजी रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है,
क्या भयावह स्थिति है यहाँ पर रोजी रोजगार की। गरीबी कितना घर कर चुका है, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं कि वह पलायन करने के लिए मजबूर है रोजी रोजगार को लेकर। 5% पलायन करने वालों में से 5% लोग शिक्षा, बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन और उच्च हायर एजुकेशन को लेकर के जो है पलायन कर रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं अपने बच्चे को मैट्रिक इंटर के बाद कोटा भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं इंजीनियरिंग कराने के लिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं, दक्षिण भारत भेजते हैं। तो यहाँ पर जो ये शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है ना, तो ये जो पलायन हो रहा है कुछ वर्षों के लिए वहाँ रहेगा, तो उसके साथ साथ हमारा पूंजी का भी प्रवाह हो रहा है, पूंजी का भी पलायन हो रहा है। इस पर भी गहराई से सोचना होगा हम लोगों का। गरीब होने के पीछे बिहार का, बीमारू राज्य में गिनती जो बिहार की जाती है, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानव के पलायन के साथ साथ यहाँ से पूंजी का भी पलायन किसी न किसी तरीके से होता आ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, पूंजी का पलायन कैसे होता आ रहा है। गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए हो रहा है। इसमें उन लोगों की कमी नहीं है जो कि संपन्न है, वो सक्षम है, अपने बच्चे को भेज रहे हैं। अगर यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो यहीं पर वो पैसा रहेगा, यहीं पे बच्चे को पढ़ाएंगे, वो पैसा अपने बिहार में ही रनिंग करेगा और फिर वो बिहार के विकास में ही वो पैसा काम आएगा। तो इसमें दोष उन व्यक्ति का नहीं है जो सक्षम है कि अपने बच्चे को कर्नाटक और जो है कोटा भेजने के लिए भेज देते हैं और दूसरा कोई गरीब है नहीं भेज पाता है। तो इसमें कोई ये भेदभाव वाली बात नहीं है। ये सरकार की जो है कमी है, उनकी दूरदृष्टता की कमी, उनकी नीति की कमी है कि जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण जो है यह पूंजी का प्रवाह होता आ रहा है, जिससे कि कुछ लाभ नहीं। 3% लोग जो है पलायन करने वालों में से व्यापार करने के लिए जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं। पलायन करने वालों में जो ज़्यादातर लोग हैं वह वही लोग हैं जिनके पास जमीन कम है। जो रोजी रोजगार के लिए जो 60% लोग पलायन कर रहे हैं, जो पलायन करने वालों में से जो 60% लोग जो बोले कि रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वो कल क्या खाएंगे इसके लिए भी उनको सोचना पड़ता है। तो उनको जाना रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए ये मजबूरी है। और एक थोड़ा सा जातिगत आंकड़ा भी अगर देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो एक सामाजिक ताना बाना भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन से लोग हैं जो मजबूर हैं पलायन करने के लिए, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो किसी और कार्य के लिए हो। स्वास्थ्य लाभ के लिए जो बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाती है, तब भी लोगों को इलाज, बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, दक्षिण भारत जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियों की इलाज अभी भी यहाँ पर कमी है। देखिए, सामाजिक आधार पर अगर बात करिएगा तो कुल पलायन में से जो 1.5-2 करोड़ लोग यहाँ से पलायन करते हैं, उसमें से 60% सिर्फ ओबीसी वर्ग, 36% SC ST वर्ग, और इस ओबीसी में आपका मान के चलिए मुसलमान भी है। मतलब यह समझिए कि प्रत्येक वर्ष जो पलायन 1.5 से 1.25 करोड़ होता है, उसका 90 से 92% लोग ओबीसी, SC ST और मुसलमान हैं। ज़्यादातर मुसलमान तो फिर गल्फ कंट्री चले जाते हैं, गल्फ कंट्री से जो है पैसा कमाते हैं और फिर अपने देश को भेजते हैं रेमिटेंस मनी के तौर पर। खैर, वो मनी रेमिटेंस मनी के तौर पर आता है तो हमारे बिहार राज्य के विकास के लिए काम आता है, देश के लिए भी काम आता है, हमारा खजाना बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। तो देखिए, पलायन करने के लिए मजबूर कौन लोग हैं और क्यों है, इस पर थोड़ा सोचना होगा, विचार करना होगा और इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। हमें अपने नेताओं से ये सवाल करना होगा, आखिर यह स्थिति पैदा उत्पन्न हुई क्यों। जो एक बिहार, जो दूसरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर के पलायन करते थे, अब यहाँ से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा को लेकर के क्यों पलायन कर रहे हैं लोग? क्वालिटी एजुकेशन नहीं है बिहार में,
लोगों के पास पूंजी नहीं है। जब भी प्राइमरी स्कूल में जाइएगा तो एनरोलमेंट रेशियो बहुत हाई है, 100% है। सारे लोग पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को। प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास में हाई मतलब 100% आपका जो है एनरोलमेंट रेशियो है। एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि नामांकन अनुपात। इतने लोग नामांकन किए, इसका मतलब पढ़ने को लेकर के एक लालसा है। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि 10th क्लास आते आते मतलब सेकेंडरी आते आते एनरोलमेंट रेशियो मात्र 47% रह जाती है। देखिए, बिहार की सबसे दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, प्रथम क्लास में जब एडमिशन दिलाता है स्कूल में, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्कूल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, 100% यहाँ पर एनरोलमेंट रेशियो है। वो आगे चल करके 9-10 तक, सेकेंडरी स्कूल तक आते आते 47% रह जाता है। ये बीच के 53% बच्चे कहाँ गए? वो क्यों स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए? यह एक बड़ा सवाल है। स्कूल छोड़ने को मजबूर क्यों हुए? उनके पास ऐसी क्या कमी है जो वो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए, बीच में स्कूल ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर हो गए। और ये तो 9-10 तक की स्थिति है। आगे हायर एजुकेशन की बात करिएगा और भी इस एनरोलमेंट रेशियो घटता है। 12th का रेशियो देखिएगा और घटेगा, ग्रेजुएशन देखिएगा और घटेगा, हायर एजुकेशन पीजी देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी वगैरह और घटेगा, पीएचडी देखिएगा और घटेगा। मात्र 2-3% लोग ही पीएचडी कर पा रहे हैं, एनरोलमेंट पीएचडी में एनरोलमेंट हो पा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि बिहार की स्थिति क्या है? पलायन जो है ना, पलायन के अनेक रूप हैं। जैसे रोजी रोजगार को लेकर के लोग पलायन करते हैं। बिहार से धनों का भी बड़े मात्रा में पलायन हो रहा है किसी न किसी तरीके से। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में बने प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है अंततः? तो क्या इस प्रकार से आपका धन का प्रेषण नहीं हुआ, धन का पलायन नहीं हुआ? क्या यहाँ की स्थानीय सरकार के पास ये विजन नहीं है, एक नीति नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य किया जाए, डेवलपमेंट कार्य किया जाए, बाजार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शहरीकरण किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है छोटे मोटे उद्योग पर अधिक ध्यान फोकस किया जाए, ताकि जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ के प्रोडक्ट यहीं बिके और यहाँ के पैसा यहीं रह जाए और यही रनिंग करते रहे। प्रतिभा का पलायन, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिभा लोग जो भी चाहे किसी भी तरीके से प्रतिभा को आप पाते हैं, तो प्रतिभा को यहाँ पर रोक सकने की क्षमता यहाँ की सरकार में नहीं है। उनकी नीति, उनकी पॉलिसी इस प्रकार से है कि प्रतिभा यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है। वो दूसरे देश विदेश और अन्य प्रांतों में जाकर के काम करने के लिए मजबूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है पलायन जो है कि कुछ कारण भी है, जैसे पूंजी का अभाव, सबसे बड़ा कारण पूंजी का अभाव, संसाधनों का अभाव। लोगों के पास अगर खेत भी होता, जमीन भी होता, तो लोग जमीन पर भी काम करके अपना जीवन यापन चला सकते थे। लेकिन मजबूर हैं कि बहुत अधिकतर लोगों के पास जमीन है ही नहीं। राज्य के मात्र 10% लोगों के पास 70% से अधिक जमीन है। जो बाकी 90% लोग हैं उनके पास बिहार राज्य के मात्र 30% जमीन है। उसमें से भी अधिकतर लोगों के पास तो भूमिहीन है, अधिकतर लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन एक टुकड़ा भी नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। ठीक है, तो उपाय क्या हो सकते हैं? यहां पर उपाय हो सकते हैं कि पूंजी किसी भी तरीके से यहां से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना, ये पहला उपाय है। दूसरा, लोगों को यहां पर पूंजी की उपलब्धता कराना। जो पूंजी आता है और हम जो यहां पर अपने खाता खुलवाते हैं, बैंकों में जमा करते हैं किसी न किसी तरीके से,
वस्तुओं को खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, बहुत सारे तरीके से जो है हमारा पैसा जमा जाता है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जितना बिहार से पैसा जाता है उसका करीब 60% जो है आपको रिटर्न मिलना चाहिए लोन के रूप में, ऋण के रूप में, पूंजी के रूप में, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जो है व्यवसाय को आगे कर सके। लेकिन क्या वो पैसा मिल पाता है आपको? नहीं मिल पाता है। सारा का सारा पैसा दूसरे राज्यों में वो चला जाता है। एक एक व्यक्ति जो है 5-5 प्रकार के लोन ले करके दूसरे प्रांत के लोग आप ही के पैसा जो आपको ऋण मिलना चाहिए था, पूंजी मिलना चाहिए था, वो दूसरे प्रांत के लोग पूंजी लेकर के अपना व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है आपके लिए और हमारे लिए? शहरीकरण पर ध्यान देना होगा। शहरीकरण अभी भी बिहार के क्या है, देखिए ज़्यादातर 88% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। बाकी का जो है लगभग 11-12% जो है वो शहरीकरण में आता है, शहरी में क्षेत्र में आता है। शहरीकरण होगा, शहरी क्षेत्र बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, तो उससे भी जो है राज्य प्रगति करता है। उद्योग धंधे छोटे मोटे लगाने होंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हमारी जो ताकत है उसी में आगे बढ़ना होगा। खनिज संसाधन का तो अभाव है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप होते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट लगाए जा सकते हैं जिससे कि खाद्य को प्रसंस्करण करके, पैकेजिंग करके जो है अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग ज़्यादातर समय बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो ये जो पानी की अधिकता है, बाढ़ की समस्या है, क्यों ना इस समस्या को वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और इसको लेकर के एक ठोस नीति बनाया जाए। मखाना, मछली पालन और एक्वाकल्चर से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं, जल कृषि जिसको कहते हैं, जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है, घोंघा वगैरह, जल में उत्पन्न होने वाले औषधियाँ वगैरह, इसको भी आप, इस पर भी एक जो है दृढ़ संकल्पित होकर के सरकार को एक बड़ी नीति बनानी होगी और उस पर जो है काम करना होगा। ऐसे अनेकों उपाय हैं जिसको करके जो है बिहार की यह समस्या दूर की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ देखिए, पलायन बुरी हमेशा से बुरी रही ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ पलायन जो है आपको लाभ भी देता है। जैसे मान के चलिए कि आप पलायन करके आप अच्छा शिक्षा ग्रहण किए, अच्छा तकनीकी ज्ञान लिए और आप जो है विदेशों में नौकरी प्राप्त किए, विदेशों में नौकरी प्राप्त किए तो वहाँ बसे नहीं है, आप वहाँ नौकरी प्राप्त किए, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, वहाँ विदेशी मुद्रा मिल रहा है, उस देश की मुद्रा मिल रहा है और आप उस मुद्रा को अपने देश रेमिटेंस मनी के तौर पर प्रेषित कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं। वो चीज़ जो है ना देश के खजाने को बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है। वो आप अपने देश के विकास के साथ साथ अपने प्रांत और राज्य के विकास में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पर आपका पलायन अच्छा है, लेकिन लोगों को सिर्फ अपना पेट पालने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में धक्के खाकर जाना पड़े, ये एक अभिशाप है। ठीक है ना, ये एक कलंक ही कहा जाए, कलंक है। लोग अभी भी मजबूर हैं पलायन करने के लिए। ट्रेन और बस का स्थिति देखते होंगे कि जो बाथरूम में जो है जाने के लिए मजबूर है। जनरल टिकट पे कैसे चले जाते हैं ये लोग, 48-48 घंटा बैठ करके चले जाते हैं। सोचिए, हम और आप इस बात को सोचने से भी मन में एक अजीब सी उत्पन्न हो जाती है कि कैसे आखिर चल गया होगा। तो ये गंभीर समस्या, इस पर आने वाले चुनाव में नेताओं से इस पर सवाल करना होगा। धन्यवाद, थैंक यू।